हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में हमारी आज की क्लास के बारे में एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें हमने देखा था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको 20 वर्षों तक उसके एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब 1833 का जो एक्ट आ रहा है, उस 1833 के एक्ट में अब कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है, यानी कि जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसका एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। तो प्रश्न आते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। तो कभी कभी 1813 आंसर होता है, तो 1833 आंसर होता है। व्यापारिक एकाधिकार को 1813 में समाप्त किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 के एक्ट में। और 1833 के एक्ट में एकीकरण देखने को मिलता है हमें। एकीकरण का मतलब यह है कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। तो पूरे भारत का एकीकरण हो रहा है कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। तो अब नियमों में, कानूनों में एकीकरण आएगा। नियम कानूनों में एकीकरण का मतलब ये कि पूरे देश में एक जैसे नियम और कानून लागू होने लगेंगे। तो उसके लिए एक विधि आयोग का भी गठन होगा कि भाई कानून बने तो सही, अब तो लागू होंगे। तो कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग का गठन होगा। तो वही है कि गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को विधि आयोग के गठन की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहला विधि आयोग जब गठित हो रहा है तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हो रहा है। और ये वही लॉर्ड मैकाले हैं जो शिक्षा के संबंध में भी अपनी योजना प्रस्तुत कर रहा है, जिसे हम मैकाले मिनट कहते हैं। अब ये मैकाले की जो शिक्षा संबंधी नीति थी वो भी काफी प्रसिद्ध है। जब हम इतिहास में शिक्षा पढ़ रहे होंगे, शिक्षा नीति पढ़ रहे होंगे, तो हम मैकाले के विषय में बात करेंगे। तो अभी केवल ये समझिए कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो पूरे भारत का एकीकरण हो गया। उस एकीकरण के फलस्वरूप कुछ कानून अब बनाए जाने थे जो कि पूरे भारत पर लागू होने थे। इसलिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिस विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। गवर्नर की कार्यकारिणी यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए सदस्य, विधि सदस्य का भी प्रावधान किया गया कि अब विधि संबंधी जो सलाह है, कार्य हैं, वो अब विधि सदस्य करेगा। यानी कि गवर्नर जनरल अब विधि का जो कार्य करता था गवर्नर जनरल, पहले वही चीज कि देखिए गवर्नर की कार्यकारिणी में नए सदस्य का प्रावधान। कौन सा सदस्य? विधि सदस्य। इसका मतलब यह है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, उसकी अब नींव देखने को मिल रही है। देखिए मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक ही संस्था में केंद्रित होंगी तो निरंकुशता आती है, और अगर वो अलग अलग संस्थाओं में केंद्रित होती हैं तो अगर कोई गलत निर्णय हो जाए तो एक दूसरे के निर्णयों को वो सुधार सकती हैं। तो ऐसे ही अब शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की नींव इसलिए देखने को मिल रही है कि विधायिका संबंधी कार्य अब किसी अन्य सदस्य को दिए जा रहे हैं। अब केवल गवर्नर जनरल के पास ही पूरी शक्तियां केंद्रित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की नींव माना जाना चाहिए। उसके अलावा वही है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध कर दिया गया। इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एकीकरण के लिए अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई, और जो अन्य प्रेसिडेंसियां थी उनसे कानून बनाने की शक्ति जो है वो वापस ले ली गई। मतलब यानी कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्हें भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन अब चूंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो अब पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर अब उन क्षेत्रों के लिए कानून नहीं बना सकते थे। अब वही है कि फैक्ट के रूप में जान लेना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय, जिस समय है अधिनियम आ रहा है भारत, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक
गवर्नर जनरल हैं, इसलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कहलाएंगे। या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन कहलाएगा, तो वो भी विलियम बेंटिक ही कहलाएंगे। तो हम बात करते हैं कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया इस अधिनियम में। हालांकि दास प्रथा को समाप्त 1843 में जाके किया गया लॉर्ड एलन मरो के द्वारा। उसके बाद गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। वही बात फिर से आगे एकीकरण की बात कि जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो पूरे भारत के लिए ना केवल कानून बनाएगा बल्कि पूरे भारत के लिए बजट बनाने का भी अधिकार। तो कुल मिला के 1833 का चार्टर एक्ट एक चीज को समर्पित है, वो है एकीकरण। तो जैसे 1813 का एक्ट हमने बात की थी कि वह औद्योगिक क्रांति के परिणामों को समर्पित है, तो आपने सभी प्रावधानों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो इस एक्ट को समझिए कि यह भारत के एकीकरण को समर्पित है, तो आप इसके प्रावधान समझ जाएंगे। एकाधिकार समाप्त कर लिया, ये तो औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। विधि सदस्य की नियुक्ति शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की नींव है। लेकिन अब यहां से आप शुरू करेंगे तो अगर दास प्रथा को छोड़ दिया जाए तो एकीकरण को यह अधिनियम समर्पित है। तो इस अधिनियम के बारे में इतना ही, इसके बाद हम अगला अधिनियम पढ़ते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, जो कि केवल एक बात के लिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि आईसीएस की परीक्षा का प्रावधान किया गया। और यह परीक्षा शुरुआती तौर पर ब्रिटेन में ही होती थी। 1855 से यह परीक्षा शुरू हुई लंदन में। आगे चलकर भारत में भी यह परीक्षा होने लगी। 1922 के आसपास इलाहाबाद से यह परीक्षा शुरू हुई थी। तो प्रारंभ में लंदन में ही होती थी, तो ये बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके बाद जो एक्ट आ रहा है वो 1858 का एक्ट है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बात की थी कि लगभग 20-20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को बढ़ाते थे और 20-20 वर्षों के बाद ही सामान्य तौर पर अधिनियम आता था। 1773 में आया, 93 में आया, 1813 में आया, 33 में आया, 53 में आया। लेकिन अगर बीच में कोई एक्ट आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई विशेष वजह होती थी। तो 1858 के एक्ट के पीछे भी एक विशेष वजह है कि 1857 में एक विद्रोह हो रहा है और वह विद्रोह इतना विशाल है, इतना भयंकर था कि ब्रिटिश सरकार उससे घबरा गई और ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। तो नीतियों में परिवर्तन हुआ 1858 के एक्ट के माध्यम से। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वह यह है कि कंपनी का शासन इस एक्ट के माध्यम से समाप्त हो गया। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो अब किसका शासन आया, तो ताज का, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन सीधे तौर पर अब भारत पर आ गया। यानी कि ब्रिटेन की सरकार अब सीधे तौर पर शासन करेगी भारत में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से जो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, यानी कि कंपनी का प्रत्यक्ष शासन भारत में और ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन भारत में, ये जो द्वैध शासन था, ये द्वैध शासन की समाप्ति अब हो रही है 1858 के एक्ट के माध्यम से कि अब कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त और अब ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करेगी। और अब भारत का गवर्नर जनरल ना कहा जाकर भारत का वायसराय कहा जाएगा। वायसराय का मतलब ये होगा कि वह ब्रिटिश ताज का केवल प्रतिनिधि मात्र है। यहाँ पर उस समय जो वायसराय हैं यानी कि गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। इसलिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होंगे और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आगे चलकर मैं गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वायसराय शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। किताबों में भी वायसराय गवर्नर जनरल कुछ भी लिखा हो सकता, तो गलत नहीं। ये ना सोचिए कि अब वायसराय कहा जाने लगा इसका मतलब आप अगर गवर्नर जनरल बोल रहे तो वो गलत है, नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि आप भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि वह मात्र प्रतिनिधि है किसका, ब्रिटिश ताज का। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त। उसके बाद अब अगर ब्रिटेन की सरकार भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर रही है
तो उसके लिए किसी न किसी एक संस्था की, किसी न किसी एक ऑफिस की आवश्यकता है। तो भारत सचिव जैसा एक पद सृजन किया गया, भारत सचिव का ऑफिस सृजन किया गया, गठित किया गया। उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये भारत सचिव होता कौन था? ये ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री होता था, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश ताज के माध्यम से होती थी। ठीक है, और ये वायसराय की नियुक्ति अब कौन करने लगा? भारत सचिव के माध्यम से होने लगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। उसके अलावा मुगल सम्राट का पद अब समाप्त कर दिया गया। तो मुगल सम्राट आपको पता है कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पर मुगल सम्राट थे। उन्होंने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में और उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया और मुगल सम्राट का पद 1858 में समाप्त कर दिया गया। और अब भारतीय मामलों पर अब सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। किसकी? ब्रिटिश संसद की। अब ब्रिटिश संसद ही भारतीय मामलों पर सर्वोच्च हो गई और सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है कि भाई कंपनी के माध्यम से नियंत्रण नहीं, अब प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 1858 की अधिनियम को अगर आप 1857 के विद्रोह के परिणामों स्वरूप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए। हालांकि और भी हैं कुछ परिणाम जो कि हम 1857 की क्रांति पढ़ते समय ही पढ़ेंगे जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो 1858 के एक्ट के पश्चात 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ रहा है और इसके अंतर्गत एक ही बात महत्वपूर्ण है कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है और उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो आपको अध्यादेश के बारे में एक जनरल आइडिया तो हो गई। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर विधि प्रक्रिया से कोई भी कानून बनाया जाता है यदि वह मौजूद नहीं है, यानी कि अगर संसद कानून बनाती है, संसद का सत्र मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानसभा का सत्र मौजूद नहीं है तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर देगा और वो तब तक के लिए वैलिड रहेगा जब तक कि सत्र आ नहीं जाता और सत्र आ जाने के कुछ दिन बाद तक उसका उतना ही महत्व है जितना कि एक कानून का महत्व होता है। एक सामान्य पर जब हम बात कर रहे हैं डिटेल में स्पेसिफाई करके हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर अध्यादेश का मतलब यही हुआ कि कार्यकारिणी होती थी, गवर्नर जनरल होता था, सब मिलकर एक साथ कोई विधि निर्माण करते थे। लेकिन यदि किसी वजह से कार्यकारिणी नहीं है तो गवर्नर जनरल स्वयं भी अध्यादेश जारी करके उस कानून का निर्माण कर सकता था। तो ये कुल मिला के गवर्नर जनरल या वायसराय की शक्तियों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हो गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम महत्वपूर्ण है। हालांकि बीच में कुछ और अधिनियम भी आ रहे हैं, जैसे 73 का अधिनियम भी आ रहा है, लेकिन वो सभी अधिनियम जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ऐतिहासिक घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि चुनाव, पहली बार चुनाव शब्द का प्रयोग जो है वो 1892 के अधिनियम में आ रहा है। पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को यहाँ पर स्वीकृति मिल रही है। इस बात को ध्यान रखिए, प्री के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार चुनाव या निर्वाचन की स्वीकृति जो है 1892 के अधिनियम से मिल रही है। तो वही है कि चुनाव अगर होंगे तो कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाएंगे, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे। तो उन चुने हुए प्रतिनिधियों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन ना वो बजट पर मतदान कर सकते थे और ना ही कोई पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया कार्यकारिणी के किसी सदस्य ने, लेकिन आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो जवाब दे दिया उसको आप सुन लीजिए चुपचाप। तो यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं, मतदान करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन हाँ बजट पर बहस करने का अधिकार तो मिल गया। तो इस तरह से निर्वाचन के सिद्धांत की जब पहली बार स्वीकृति यहाँ पर हो रही है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है ये थोड़ा समझने वाली बात है। क्योंकि जब पहली बार किसी क्षेत्र में किसी देश में निर्वाचन जैसे सिद्धांत को स्वीकृति मिलती है तो उस सिद्धांत के कारण अल्पसंख्यकों में एक भय का माहौल जरूर होता है
क्योंकि निर्वाचन यानी कि चुनाव का मतलब यही है कि चुनाव में तो वही व्यक्ति जीतेगा जिसके पक्ष में क्या होगी, अधिक संख्या होगी, संख्या बल होगा। तो संख्या बल किसके पास है, बहुसंख्यकों के पास। तो बहुसंख्यकों के पास यदि संख्या बल है तो अल्पसंख्यकों के मन में ये बात आती है कि चुनाव होंगे तो सभी पदों पर कौन विजय हो जाएंगे, बहुसंख्यक विजय हो जाएंगे। तो सभी महत्वपूर्ण पदों पर अगर बहुसंख्यक पहुंच जाएंगे, सरकार में बहुसंख्यक पहुंच जाएंगे, तो हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा। तो अल्पसंख्यकों के मन में जो डर है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इस डर की उत्पत्ति जो है वो कहां से हो रही है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से, कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अब नहीं हो पाएगी क्योंकि चुनाव प्रणाली आने वाली है। अब आगे चलकर इस चुनाव प्रणाली का विस्तार होने वाला था, यानी कि अगला जो अधिनियम आने वाला था उसमें इस चुनाव प्रणाली का विस्तार होगा। तो अगला अधिनियम जब आएगा तब यह डर और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1905 के आसपास जब ये लगने लगा कि अगला अधिनियम या अगले सुधार आने वाले हैं, तो अल्पसंख्यकों के मन में, खासतौर पे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मन में ये डर और ज्यादा बढ़ गया कि यदि निर्वाचन प्रणाली को पूर्णतः भारत में लागू कर दिया गया तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। और इन्हीं हितों की रक्षा के लिए फिर अब एक मुस्लिम शिष्टमंडल जो है वो अब वायसराय से मिल रहा है और अब वो पूछ रहा है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। तो कुल मिला के यही है कि इसी समय फिर मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है और फिर मुस्लिम लीग मांग कर रही है पृथक निर्वाचन की, और उस पृथक निर्वाचन को प्रदान किया जा रहा है कब, 1909 के माल्य मिंटो एक्ट में। तो बात वही है कि ये पृथक निर्वाचन क्या है, क्यों मांग हुई, क्या परिणाम हुई, ये सब हम अगली क्लास में 1909 के माल्य मिंटो सुधार के साथ हम ये सब पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से उसका प्रभाव भारत विभाजन तक जा रहा है। तो वो सब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर से संबंधित जो भी डाउट है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लेक्चर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर दें और अन्य जानकारियां जो है हम अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।